नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माविया खान। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वस्थ होने के बाद कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं समेत भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हालांकि डिस्चार्ज होने के बाद वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दूर नहीं आ रहे हैं। वो दिल्ली स्थित आवास में होम आइसोलेशन में रहेंगे। फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री की सभी रिपोर्ट सामान्य हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी और बेटी का स्वास्थ्य भी ठीक है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 दिसंबर को सपरिवार कोरोना संक्रमित पाए गए थे और होम आइसोलेशन में थे। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास में कर्मियों की भी कोविड जांच कराने पर वो भी पॉजिटिव मिले थे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ दिन दिल्ली आवास में आइसोलेट रहेंगे। अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई है। उनकी जितनी भी जांचें की गई हैं सभी की रिपोर्ट सामान्य आई है। ये एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आखिरकार कोरोना को मात दे दी है। 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमित पाए गए थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। साथ ही उनका परिवार भी कोरोना संक्रमित पाया गया था। उनकी पत्नी, उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव आई थी। दून अस्पताल में भी उनको भर्ती करवाया गया था। उसके बाद उनको दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया था। हल्की खांसी के लक्षण दिखाई दे रहे थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत में। इसके अलावा उनके फेफड़ों में भी इंफेक्शन आया था जब दिल्ली एम्स में उनकी जांच की गई थी। और अब ये अच्छी खबर है कि उनको दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उत्तराखंड बीजेपी ने अपनी कोर कमेटी की बैठक स्थगित कर दी है। पहले कोर कमेटी की बैठक दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया है। कोर कमेटी की बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि सीएम के कोरोना संक्रमित होने के चलते कोर कमेटी की बैठक को स्थगित किया गया है। जल्द ही कोर कमेटी की बैठक की तारीख तय की जाएगी। इसी महीने की 15 तारीख तक कोर कमेटी की बैठक की जाएगी, जिसमें सभी पिछले और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक स्थगित हुई है और बहुत शीघ्र ही लगभग 15 या 16 तारीख के आसपास मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य खराब होने के कारण जो है निरस्त हुई है और बहुत शीघ्र ही उत्तराखंड के चमोली से आपको अहम खबर बता दें, जहां गैरसैंण ब्लॉक में 4 सड़कों का भूमि पूजन किया गया। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने शुभारंभ किया है। 4 सड़कें बनाई जाएंगी। करीब 18 करोड़ की लागत से बनने वाली हैं ये 4 सड़कें। कालीमाटी तेवाखर्क में किया जियो मोबाइल टावर का उद्घाटन। सड़क बन जाने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा, ये कहा है गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने। तो अब ये अच्छी खबर है चमोली के लिए। 4 सड़कें बनने जा रही हैं। करोड़ों की लागत से ये सड़कें बनाई जाएंगी और इसको लेकर अब शुभारंभ भी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि कब तक ये सड़कें बनकर तैयार होंगी और लोगों को इन सड़कों के चलते फायदा पहुंचेगा। सड़क बन जाने से क्षेत्रीय जनता को लाभ होगा, ये कहा है तीरथ सिंह रावत ने। चमोली में गैरसैंण ब्लॉक में 4 सड़कें बनने जा रही हैं, जिनका भूमि पूजन किया गया है। गढ़वाल के सांसद हैं तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने इसका शुभारंभ किया है। करोड़ों की लागत से ये सड़कें बनाई जाएंगी। करीब 18 करोड़ की लागत आएगी इन 4 सड़कों को बनाने में और कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत मिलेगी सड़कों के बन जाने के बाद। तो कालीमाटी तेवाखर्क में किया जियो मोबाइल टावर का भी उद्घाटन। ये अहम जानकारी आपको चमोली से दे रहे हैं। सड़क बन जाने से क्षेत्रीय जनता को फायदा मिलेगा, ये कहा है गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत ने। तो लगातार जो विकास कार्य हैं उत्तराखंड में वो एक के बाद एक किए जा रहे हैं और अब 4 सड़कें चमोली में बनने जा रही हैं। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर उत्तराखंड किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत का कहना है कि सरकार का पूरा फोकस देश के किसानों की आमदनी दुगना करने और उनके तमाम हितों की रक्षा करने पर है। विपक्षी दलों के पास न विकास की सोच है और न देश की जनता के हितों का कोई मुद्दा है। इसलिए विपक्ष अपनी पूरी ताकत किसानों को बरगलाने में लगा रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। किसान समझदार है, सरकार और किसानों के बीच जल्द सहमति बन जाएगी और ये गतिरोध खत्म हो जाएगा। इस मसले पर
हिंदी खबर संवाददाता जसवीर सिंह ने राकेश राजपूत से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा दिल्ली में चलाए जा रहे आंदोलन को 1 माह से ऊपर हो गया है। कल जो वार्ता हुई है उसमें कहीं ना कहीं लगभग आधी बात बन गई है, यानी 2 मांगों पर सहमति बन गई है, 2 शेष हैं। क्या आगे होगा ये सब सोच रहे हैं। और हमारे साथ में आज जुड़े हुए किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत जी, इनसे बात करेंगे। राजपूत जी, जिस तरह से अब हालात बन गए हैं, यानी कि अभी तक जितनी भी वार्ताएं हुई हैं उनका कोई नतीजा नहीं था, लेकिन कल की जो वार्ता किसानों और सरकार के बीच में हुई है वो कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हें सकारात्मक ही कहा जाएगा। अब आगे क्या है, किस तरह, आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, केंद्र सरकार की जितने भी जो किसान के बारे में जितनी भी घोषणाएं की हैं वो किसानों के हित में थी। और इस बार मैं कह सकता हूं कि एमएसपी रेट भी जो सरकार ने घोषित किया था, आप सबको भी जानकारी होगी कि सबसे ज़्यादा बढ़ाकर के रेट दिया और इतनी खरीद कभी नहीं हुई जितनी खरीद इस बार धान की खरीद हुई। पूरे देश भर में अगर कहूँ तो 80,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया इस बार। और ये 7वीं वार्ता थी किसानों के साथ। कुछ किसान भाई तो अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से बैठे थे, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोगों ने उसे कैप्चर करना चाहा, लेकिन किसान भाइयों ने भी ये दिखा दिया कि हम किसान हैं और किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और किसानों की 2 मांगें मान ली गई हैं और 2 मांगें अभी बकाया हैं, जिन्हें अगले 4 तारीख को वार्ता होने वाली है। और मुझे लगता है कि वो वार्ता सफल हो जाएंगी और किसानों की मांग पूरी होकर के किसान के हित में केंद्र और प्रदेश सरकार 100% हित में निर्णय ले रही है और निश्चित रूप से इससे किसानों की आय दुगनी होने वाली है। बिल्कुल, जिस तरह से गन्ने की जो भुगतान की बात है, जिस तरह यूपी में भी भुगतान करागा और अभी उत्तराखंड में अभी तक ना तो गन्ने का कोई मूल्य तय हुआ है, किसान कहीं ना कहीं असमंजस में हैं और ये सोच रहे हैं, यानी एक तरह से किसान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं क्या भाव होगा। क्या आप लोग उत्तर प्रदेश का इंतजार कर रहे हैं कि यूपी में जो भाव होगा उसके बाद आप डिक्लेयर करेंगे? दरअसल क्या रहता है कि हमारे यहाँ यूपी के आधार पर ही हम चलते हैं और यूपी से बढ़ा करके पिछली बार भी हमने रेट दिया था। हम देख रहे हैं कि यूपी क्या रेट घोषित करता है तो हमारा उससे रेट बढ़ा हुआ ही रहने वाला है निश्चित रूप से। और किसानों का बकाया जितना भी पिछली बार का तो लक्सर और उत्तम मिल का बकाया पूरा हो गया है, लेकिन अभी एक हमारा मिल रह गया है इकबालपुर, जिसका बकाया पिछले वर्ष का है और जल्दी ही वो बकाया भी किसानों को मिलने वाला है। अच्छा, जिस तरह से अब आपके जनप्रतिनिधि खासतौर पर विधायक और मंत्रीगण क्षेत्र में जाकर के जो जिम्मेदारी सौंपी गई है किसानों को, खासतौर में देख रहा था कि आपके किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष नितेंद्र चौधरी भी पिछले दिनों मीटिंगें ले रहे थे, तो आने वाले दिनों में अब क्या, क्योंकि लगता है कि 4 तारीख में बात बन भी सकती है, यदि नहीं बनती या फिर कोई और हालात होते हैं, किस तरह लोगों को अवेयर करेंगे, यानी किसानों को किस तरह से इस पूरे मामले पर अब आगे क्या स्थिति रहेगी? देखिए, बात बन जाएगी, सकारात्मक किसानों का भी रुख है, सरकार का भी रुख सकारात्मक है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ऐसी कोई स्थिति बनने वाली नहीं है जिससे बात ना बने। यदि ऐसा हुआ तो आने वाले 2022 के चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, 2022 के या 2024 के चुनाव में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम जाएंगे और किसानों को बताएंगे कि इसमें किसानों का कितना बड़ा हित है। और मैं कह सकता हूं कि एक अगर गांव में रोडवेज की बस आती है और वहां 4 प्राइवेट बस भी चल जाए तो उससे बैठने वाले को क्या हर्ज है, वो तो किसी भी बस में बैठ सकता है। तो उससे तो अच्छा और कोई बात नहीं हो सकती। किसानों के लिए खुला मंच दिया है सरकार ने कि वो अपना माल कहीं भी बेच सकती है, जहां उसे ज़्यादा रेट मिले वो वहां अपना माल बेच सकती है। बिचौलिए को ख़त्म करना सरकार ने चाहा है कि जो मार्जिन किसान को मिलना चाहिए वो बिचौलिया ले रहा है। ऐसी स्थिति में किसान को भी अभी थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं, लोगों ने भ्रमित किया है और उस भ्रम से जब वो निकलेंगे उन्हें पता लगेगा कि ये 3 कानून किसानों के हित में हैं और इससे किसानों की आमदनी दुगनी होने वाली है। चलिए, तो राकेश राजपूत ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से बातें बन गई है, यानी कि 2 मांगे मान ली गई है और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि किसानों की वो बातें उन पर भी सहमति बन जाएगी, आंदोलन कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। और इनका दावा है कि 2022 में भी कहीं ना कहीं बीजेपी फिर दोबारा किसानों और जनता के भारी बहुमत से जीत कर फिर सरकार बनाएगी, ये इनका दावा है। आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से आने वाले टाइम में बीजेपी प्रदर्शन कर पाएगी। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, बक्सर।
बाजपुर में पुलिस के सिपाही के जरिए अपने साथियों के साथ मिलकर खोके स्वामी की कार से कुचलकर की गई हत्या के बाद उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और अरविंद पांडे मृतक के घर पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्रियों ने मृतक परिजनों को सांत्वना दी। बता दें कि बीते दिन बाजपुर कोतवाली में तैनात सिपाही प्रवीण कुमार ने अपने साथियों के सिगरेट के पैसे न देने को लेकर खोके स्वामी गौरव रुहेला की कार से कुचलकर हत्या कर दी और एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पुलिस कर्मचारी समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया था। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है, न कि लोगों को पीटने और उनकी हत्या करने के लिए। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से वार्ता कर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि परिवार के साथ जो घटना घटित हुई है वो बेहद दर्दनाक है। परिवार को आर्थिक मदद दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को माफ नहीं किया जाएगा। अब आपको उत्तराखंड से एक अहम खबर बता दें। मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार के क्षेत्र में किए 5 कामों पर खुली बहस के लिए 3 जनवरी को दून आऊंगा। 4 जनवरी को IRTD ऑडिटोरियम में उत्तराखंड सरकार के विकास मॉडल पर चर्चा के लिए भी मौजूद रहूंगा। तो खुले तौर से मदन कौशिक को चेतावनी दी है मनीष सिसोदिया ने कि वो दिल्ली मॉडल पर उनसे बहस करें और वो डिबेट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी के मद्देनजर अब उन्होंने कह दिया है कि वो देहरादून आ रहे हैं और यहां आकर वो खुली बहस करेंगे मदन कौशिक के साथ। अगर मदन कौशिक उनसे बात करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं तो वो पूरी तरीके से तैयार हैं। बाकायदा उन्होंने मदन कौशिक की तस्वीर भी साझा की है अपने इस ट्वीट में और कहा है कि वो देहरादून आ रहे हैं और यहाँ आकर वो बिजली, पानी आदि जैसे काम जो उन्होंने दिल्ली में किए हैं उन सभी पर डिबेट करेंगे मदन कौशिक के साथ। मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी देहरादून में 4 तारीख को होंगे और खुली बहस रखेंगे कि हम न्योता दिया है, चिट्ठी भेजी है, बाकायदा कैबिनेट मिनिस्टर को चिट्ठी भेजी गई है कि आप कुछ ये निमंत्रण पत्र भी है कि आप 4 तारीख को RTDI क्या है IRTD में आके खुली बहस करें, अपनी जनता को ये बताएं कि आपने कौन से ऐसे 5 काम किए जनता के हक में, चाहे वो पानी से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे बिजली से जुड़ा मुद्दा हो, स्कूल से जुड़ा मुद्दा हो, रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं, आप उनके बारे में आके जनता को बताएं। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच हो रही इस डिबेट को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नूरा कुश्ती करार दिया है। प्रीतम सिंह का कहना है कि पिछले 4 सालों में राज्य सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको वो अपनी उपलब्धि के रूप में गिना सके। वहीं प्रीतम सिंह ने आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई भविष्य नहीं है। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने इस प्रदेश के अंदर कोई ऐसा काम किया नहीं है जिसके आधार पर सरकार कोई अपनी उपलब्धि गिना सके। तो नूरा कुश्ती हो रही है तो होने दी कि आपका कोई भी नेता आ जाए लेकिन कोई भविष्य उत्तराखंड राज्य के अंदर आपका नहीं है। नूरा कुश्ती करते रहें, एक दूसरे को कुछ कहते रहें, पर लेकिन जमीनी हकीकत। देहरादून में डीजीपी अशोक कुमार ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। वर्चुअल बैठक में डीजीपी ने गौवंश संरक्षण स्क्वाड के कार्यों की समीक्षा की और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने गौवंश संरक्षण स्क्वाड में गठित टीमों को हर जिले के वैध और अवैध वध स्थानों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को अवैध संचालित हो रहे वध स्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। डीजीपी ने स्क्वाड में अनुभवी, समझदार और दक्ष कर्मियों को ही नियुक्त करने और स्क्वाड के जरिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। 21 अक्टूबर 2017 को प्रदेश के दोनों मंडलों में गौवंश संरक्षण स्क्वाड का गठन किया गया था। गौवंश संरक्षण स्क्वाड के जरिए अब तक कुमाऊं मंडल में 176 और गढ़वाल मंडल में 101 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
देहरादून से आपको अहम खबर बता दें, जहां डीजीपी अशोक कुमार करेंगे गढ़वाल का दौरा। डीजीपी अशोक कुमार गढ़वाल जाने वाले हैं। डीजीपी 11 जनवरी से 13 जनवरी के बीच गढ़वाल का दौरा करेंगे, यानी 3 दिन का ये दौरा होगा। 11 जनवरी को डीजीपी टेहरी और उत्तरकाशी जिले का दौरा करेंगे। वहीं 12 जनवरी को डीजीपी अशोक कुमार चमोली और रुद्रप्रयाग जिले का दौरा करेंगे, तो 13 जनवरी को डीजीपी श्रीनगर का दौरा करेंगे। अपने 3 दिवसीय गढ़वाल दौरे के दौरान डीजीपी पुलिस कर्मियों से बातचीत और पुलिस कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो डीजीपी अशोक कुमार का गढ़वाल का दौरा 11 से 13 जनवरी के बीच होने जा रहा है और इस दौरान वो पुलिस कर्मियों से बातचीत करेंगे, साथ ही किस तरीके से काम किए जा रहे हैं उन सभी बातों पर ध्यान देंगे, समीक्षा की जाएगी। 13 जनवरी को डीजीपी अशोक कुमार गढ़वाल में मौजूद रहेंगे और बताया जा रहा है कि 11 से 13 जनवरी 3 दिन का ये अहम दौरा डीजीपी अशोक कुमार का होने वाला है। उत्तराखंड में मौजूदा त्रिवेंद्र सरकार जल्द ही अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे करने जा रही है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अब केवल 1 साल ही बचा है। अपनी सरकार के आखिरी साल की रणनीति और पूरे कार्यकाल को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सत्ता पक्ष के लिए कोई चुनावी वर्ष नहीं होता है। सत्ता पक्ष को अपने पूरे कार्यकाल का कामकाज जनता के बीच लेकर जाना पड़ता है। उसके बिहाफ पर जनता वोट करती है और मौजूदा राज्य सरकार अपने कार्यकाल में लगातार जनता के हित में काम कर रही है। सरकार अपने सभी चुनावी वादों को पूरा कर रही है। प्रश्न है, सत्ता पक्ष के लिए कोई वर्ष जो है चुनावी वर्ष नहीं होता। सत्ता पक्ष को 5 वर्षों के कामों का हिसाब जनता के भी ले आना पड़ता है, तब जाके जनता से वोट मांगी जाती है। तो लिहाजा सरकार बनने से लेकर के और अगले चुनाव तक भी सरकार के कामों का प्रतिफल जनता देती है। तो हम लोग 5 वर्ष से लगातार जनता के हितों में जो हम लोगों के चुनावी वादे थे उनको पूरा करते हुए काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि 2021 इन सभी कोरोना महामारी को दुनिया परास्त करेगी और पुनः पूरा विश्व, जिसमें हमारा प्रदेश भी, हमारा देश भी है, पुनः जो विकास की निरंतरता उस पर आगे बढ़ेगा। चलिए बात करेंगे अगली अहम खबर की। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सब कुछ सही रहा तो 2021 में भाजपा में बड़ा भूचाल आएगा। ये बड़ा बयान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की ओर से दिया गया है। बड़ी तादाद में भाजपा विधायक और नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। कहा है कि भाजपा के तमाम नेता पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। अगली बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। साथ ही कहा कि विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। मजबूती के लिए बूथ स्तर पर काम किया जा रहा है। तो साफ तौर से कांग्रेस की जीत का दावा करती हुई दिखी है नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश। उनकी ओर से ये बड़ा बयान दिया है। कहा है कि भाजपा में भूचाल आने वाला है, क्योंकि भाजपा के कई नेता मंत्री भाजपा नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं और कांग्रेस जो है वो सत्ता में वापसी करने जा रही है 2022 में। तो ये अहम बयान इंदिरा हृदयेश की ओर से दिया गया है। साल 2020 पर्यटक की दृष्टि से धर्मनगरी हरिद्वार के लिए बिल्कुल भी खास नहीं रहा। जहां हर साल हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद करोड़ों में हुआ करती थी, वहीं इस साल लाखों में ही सिमट कर रह गई। जिला पर्यटन अधिकारी सीमा नौटियाल के अनुसार इस साल हरिद्वार का होटल और ट्रैवल व्यवसाय काफी नुकसान में रहा है। जहां हरिद्वार में सीजन के दौरान होटलों में कैमरे नहीं मिला करते थे, इस बार पूरे साल होटल और ट्रैवल्स व्यवसाय यात्रियों को तरसते दिखाई रहे। जिला पर्यटन अधिकारी सीमा नौटियाल ने बताया कि पिछले साल हरिद्वार में 2019 में 31 करोड़ के तकरीबन यात्री हरिद्वार आए थे। इस 2020 में केवल 40 लाख के करीब यात्री ही हरिद्वार पहुंचे हैं। उनमें से ज्यादातर यात्री अपने पितरों की अस्थि विसर्जन करने व पिंडदान करने ही आए हैं। मार्च 2020 तक तो हरिद्वार में यात्रियों की तादाद तकरीबन बराबर ही रही, लेकिन जैसे ही कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारने शुरू किए, हरिद्वार में होटल और टेबल व्यवसाय बिल्कुल ही बंद रहा। जितने यात्री इस पूरे साल में हरिद्वार में आए हैं, इतने यात्री केवल जून और जुलाई में ही हरिद्वार में आ जाया करते थे। तो बहुत ख़राब साल रहा है, क्योंकि कोविड महामारी आने के कारण जो है, लॉकडाउन लगने के कारण हमारी जो है लगभग सारे स्नान भी स्थगित हुए हैं और हमारी कांवड़ मेला भी स्थगित हुई है और जितनी भी हमारी ट्रेन्स वगैरह सब लगभग बंद रही हैं। और जो भी है कमी यात्री आया, क्योंकि
मेनली जो है हमारे गंगा से संबंधित अस्थि विसर्जन और थोड़ा बहुत यात्री जब से लॉकडाउन खुला है तो कुछ यात्री अपने अपने वाहनों से कुछ लोग आ रहे हैं। तो इसके रहते हुए जो है पहले हमारी जो है करोड़ों की संख्या होती थी, लगभग 21 करोड़ के लगभग लास्ट ईयर हमारे पास यात्री पर्यटक हरिद्वार में आए थे, जो कि अब जो है गिरकर जो है 40 लाख तक सीमित रह गई है। तो हमारी लगभग 80% की गिरावट यात्रियों की। कुंभ मेला 2021 को लेकर नहीं जारी हुआ नोटिफिकेशन, ये इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। कुंभ मेला 2021 को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। कोरोना के चलते फरवरी में मेले का स्वरूप तय होगा। आमतौर पर 1 जनवरी को सरकार जारी करती है नोटिफिकेशन, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन कुंभ मेले को लेकर जारी नहीं हुआ है। मकर संक्रांति पर नहीं होगा स्नान, फरवरी में नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। कोरोना के चलते फरवरी में मेले का स्वरूप तय किया जाएगा। तो यह अहम खबर आपको दे रहे हैं। अभी तक कुंभ मेले को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। मकर संक्रांति पर इस बार स्नान भी नहीं होगा। फरवरी में नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। तो नोटिफिकेशन जो कि 1 जनवरी को जारी कर दिया जाता था, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कुंभ मेले को लेकर। और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि फरवरी में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। कुंभ मेले के स्वरूप को लेकर भी तभी बातचीत की जाएगी। कुंभ मेला 2021 को लेकर ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कुंभ के दौरान भीड़ एक बहुत बड़ी चुनौती कुंभ पुलिस के लिए रहती है। इस बार धर्म नगरी में होने वाले 2021 कुंभ के लिए कुंभ पुलिस पहले से ही तैयारियां करने में लग गई है। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने बताया कि इस बार कुंभ में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और वीआईपी मूवमेंट के लिए अन्य राज्यों के साथ सामंजस्य बनाया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही हरिद्वार में आने वाले आसपास के राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें कुंभ के ट्रैफिक प्लान और रूट्स पर चर्चा की जाएगी। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने बताया कि धर्म नगरी हरिद्वार में होने वाले कुंभ के लिए इस बार कुंभ मेला पुलिस किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ रही है। कुंभ में भीड़ एक बहुत बड़ी चुनौती मेला पुलिस के लिए बनती है। इसका कारण कुंभ में बने नए रूट का ज्ञान ना होना होता है, जिसके लिए इस बार हमने उत्तराखंड से सटे हुए राज्यों जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आपसी समन्वय बनाने का प्रयास किया है, जिसमें अधिकारियों को कुंभ के दौरान बनाए गए रूट और ट्रैफिक प्लान की पहले से ही जानकारी प्रदान कर देंगे और आपस में कुंभ के दौरान वीआईपी मूवमेंट, सुरक्षा और ट्रैफिक पर समन्वय बनाकर रखेंगे, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से सभी राज्यों के पुलिस विभाग को पत्र भेजा जा चुका है और जल्द ही बैठक की जाएगी। धर्म नगरी हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले से पहले हरिद्वार की दीवारें उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति की कहानी सुनाएंगी। इसके लिए हरिद्वार में पेंट माई सिटी कैंपेन की शुरुआत की गई है और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार के ऋषि कुल महाविद्यालय के पास इस कैंपेन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ अपर मेलाधिकारी ललित नारायण मिश्र और अपर जिलाधिकारी हरवीर सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की सभी तैयारियां जनवरी महीने में पूरी कर ली जाएंगी। जनवरी महीने से ही हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत की भी तैयारी पूरी हो जाएगी। हरिद्वार कुंभ मेला दिव्य भव्य हो, इसके लिए उनकी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। इसके साथ ही मंत्री मदन कौशिक ने ये भी कहा कि कुंभ मेले के आयोजन से पहले उनका प्रयास है कि धर्म नगरी हरिद्वार में सौंदर्यीकरण का ऐसा काम हो जिससे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं। सभी माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक जी के सौजन्य से हरिद्वार संस्कृति उजागर हो। देखिए, हम लोग 2021 महाकुंभ की दृष्टि से शहर को सजा रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं। आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं, उनको जो हमारी संस्कृति है, राज्य की संस्कृति, देश की संस्कृति, कुंभ की संस्कृति, तो वो एक पेंटिंग के माध्यम से भी वो जानकारी उनको मिल सके। और इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे शहर के अंदर पेंटिंग को एक माध्यम बनाकर हम लोग अपनी संस्कृति को परिलक्षित कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं में एक भक्ति भावना के रूप में भी रहे कि हाँ, ये एक ऐसा शहर है जहाँ जिस शहर में हम इस रूप में आ रहे हैं और जो उनकी आस्था है वो इस रूप में और बलवती हो। कुंभ होने जा रहा है 2021 में। उसके लिए पेंट माई सिटी एक अभियान चला के शहर में जो हमारी दीवारें हैं, जो हमें अन्य रिक्त स्थान मिलते हैं, उस पे जो है हमारी जो धार्मिक कलाकृतियां हैं, इवन उत्तराखंड गढ़वाल कुमायूं की जो कलाकृतियां हैं या जो भी अन्य भी जो हमारे चाहे फोक डांसेज हैं या वाद्य यंत्र हैं, उनको उकेरा जा रहा है।
और एक नया हरिद्वार आपको दिखाई देगा 2021 कुंभ से पहले। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी का और माननीय हमारे जो मेलाधिकारी महोदय हैं उनका भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।